Since we are talking about breast health, हमने पहले ब्रा के बारे में बात की थी एंड यू टोल्ड मी कि कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अगर आप उनका ध्यान रखो तो आप परफेक्ट जो ब्रा साइज है वो आप पता कर सकते हो। मार्केट में ना अलग अलग तरीके की ब्राज अवेलेबल हैं, मे बी पुशअप ब्राज एंड एवरीथिंग, वाइड वाली जो ब्राज होती हैं वो भी। तो क्या ये हमारे लिए सेफ होती हैं? बिकॉज बहुत से वुमेन है उनको ना प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ जाते हैं, उनको लगता है कि एक हैवीनेस रहती है, एक टेंडरनेस रहती है। तो जो पुशअप ब्राज होती हैं, अंडर वाइड जो ब्राज होती हैं, क्या वो सेफ होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल सेफ होती है। ब्रा पहनने से या ब्लैक ब्रा, पुशअप या वो सारी ब्रास पहनने से कैंसर नहीं होता है। ओके, तो ये मतलब पहन सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी बिल्कुल पहन सकते हैं। ओके, ऑल्सो एक कंफ्यूजन रहता है बहुत वुमेन में कि सोते टाइम क्या उनको ब्रा पहन के सोना चाहिए, उतार के सोना चाहिए? बिकॉज ये भी एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में, अलग अलग तरीके से लोग एडवाइस देते हैं। यू आर द एक्सपर्ट, प्लीज हमारी ऑडियंस को गाइड करिए। जी बिल्कुल, आपको उतार के सोना चाहिए फॉर योर कंफर्ट सेक। ओके, ऐसा नहीं है कि इससे कैंसर हो जाएगा अगर आप पहन के सोओगे तो उसके लिए नहीं उतारना है, बट फॉर योर कंफर्ट एंड वेलबींग आपको उतार के सोना चाहिए। ओके, सो आपके कंफर्ट के लिए आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं कि उसका आपके ब्रेस्ट पर कुछ असर पड़ेगा। ओके, सो मैम ना बहुत सारी लोग जो विमेन होती हैं वो मसाज भी करती हैं, ऑयलिंग एंड ऑल, तो ये सेफ रहता है उनके लिए? हाँ जी, सेफ रहता है। ऑयल आपके कोई भी बॉडी पार्ट के लिए नरिशिंग होता है, तो ऑयल करने से, मसाज करने से साइज पे चेंजेस होंगे, दैट इज अ मिथ। बट उसके अलावा अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, फॉर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू आप मसाज कर सकते हो। ओके, मतलब ये सेफ है, इससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी? जी। ओके, सो एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि हमने डिस्कस किया डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। अगर किसी वुमेन को अपनी ब्रेस्ट हेल्थ अच्छी रखनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, डूज एंड डोंट्स क्या क्या हैं जो जिनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है? हाँ, तो एक तो प्रॉपर साइज की ब्रा पहननी है, रेगुलर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्रोज, माइक्रोज, कोलेजन वगैरह, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अगर आपको कुछ भी लगता है कि समथिंग इज अनयूजुअल तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना चाहिए। ठीक है, डोंट्स में स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, बिना स्पोर्ट्स ब्रा पहने एक्सरसाइज हैवी वेट लिफ्टिंग हो गया, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ओके, सो आई एम श्योर जो भी टिप्स आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किए वो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लग रहे होंगे। इसके साथ ही मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे कि जो हार्मोनल कंट्रोल बर्थ पिल्स होती हैं, उनका असर भी हमारे ब्रेस्ट पर पड़ता है? हाँ जी, अप टू एन एक्सटेंट। ओके, क्या कितना ज़्यादा सीरियस हमारे लिए डेंजरस हो सकता है वो? देखो, बर्थ कंट्रोल पिल मैं पहले तो सबसे पहले नॉर्मल चीज़ें समझाना चाहूँगी कि विमेन की बॉडी में 20 to 37 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो उसमें सबसे पहला फेज है पीरियड्स, जिसमें सारे हॉर्मोन्स कम हो गए होते हैं। उसके बाद होता है फॉलिक्यूलर फेज, तो उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन और एफएसएच हार्मोन बढ़ने लगता है। फिर होता है ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें सारे हॉर्मोन्स पीक लेवल पे होते हैं। उसके बाद होता है ल्यूटियल फेज, तो जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एलएच हार्मोन बढ़ा हुआ होता है। तो इसमें जब आप नॉर्मली देखने जाओ तो वुमेन की लाइफ में हर हफ्ते ही अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, जब आप बर्थ कंट्रोल पिल लेना स्टार्ट करते हो तो 3rd या 4th डे से क्या होता है कि हर रोज आप एक गोली खा रहे हो। ओके, सो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन आप 3rd या 4th डे से ले रहे हो, तो उससे ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो मुझे जहाँ तक पता है और जितने पेशेंट्स मैंने देखे हैं उसके एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कुछ कुछ लोगों को ना बर्थ कंट्रोल पिल लेने की वजह से भी साइक्लिकल मास्टेलिया जैसी इफेक्ट आती है, कि उनको तनाव महसूस होता है, कि उनको भारीपन लग रहा है, भारीपन लगता है, ऐसा होता है। ओके, सो हाँ, ये वो सीरियस नहीं है पर हाँ। लेकिन मैम अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जो वुमेन है उनको पहले क्या चीज़ें जिनका पहले स्टेप्स लेने हैं उनको डिसाइड करना चाहिए कि वो बर्थ कंट्रोल पिल किस रीज़न की वजह से ले रहे हैं। वो पीरियड्स रेगुलर करने के लिए ले रहे हैं या बच्चे नहीं चाहिए उसके लिए ले रहे हैं, सो दे कैन ऑप्ट फॉर अदर ऑप्शंस। ओके, हाँ। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं? साइज, शेप, स्ट्रक्चर, निप्पल्स, अरियोला, सारी चीज़ों में चेंजेस होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत सैगिंग जो है वो बढ़ गई है। हाँ, तो सारे चेंजेस होते हैं।
ब्रेस्ट फीडिंग से भी हमारे ब्रेस्ट पर कुछ गलत असर पड़ता है या फिर कैंसरस हो सकता है वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने से कैंसरस हो सकता है। ओके। तो जितनी भी वुमेन आज हमारा ये जो एपिसोड देख रही हैं, आप उनको एक क्या एडवाइस देना चाहेंगी ताकि वो अपनी ब्रेस्ट हेल्थ को अच्छा रख सकें? आपको खाने पीने, सोने, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, प्रॉपर और करेक्ट साइज ब्रा, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी, इतनी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। अगर कुछ भी होता है तो घर पे बैठे मत रहो, डोंट सफ़र इन साइलेंस, और सही टाइम पे डॉक्टर को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो मैम, एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी थी, किस एज पर ब्रेस्ट के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है वुमेन में? किस एज पर उनको चेकअप्स कराने बहुत ज़रूरी है? देखो, प्यूबर्टी में क्या होता है कि 8, 9, 10 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट होते हैं सबसे पहली बार। उसके पहले ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज थेलाक। उसके बाद होता है प्यूबाक, मेनार्क एंड एड्रीनाक। एड्रीनाक मतलब बॉडी और प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर का बढ़ना, ठीक है। तो जब से प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट और ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होता है, तब से इसके बारे में नॉलेज देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आपको पता होगा कि प्यूबर्टी तक कोई ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, लाइक 1 साल से 8-9 साल तक के बच्चों को, उसके बाद सडनली उन्हें ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे भाई के साथ क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों अलग तरीके के इनर वेयर्स पहनने पड़ रहे हैं। हाँ, आई यूज टू स्लाउच एंड आई यूज टू कवर माई ब्रेस्ट विथ माई हेयर, और बैग ऐसे आगे रख देती थी। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था जब तक रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी का चैप्टर आए मेरी बायोलॉजी में, उससे पहले ही मेरा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत लोगों में ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। टीनेजर्स को ऐसा लगता है कि ये कहाँ आ गए हैं हम। हाँ, तो आई थिंक आफ्टर द एज ऑफ 6-7 ये सारी चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी हो गया है, एस्पेशली इन दिस एज एंड टाइम। ट्रू दैट। एंड मैम, जैसे अभी आपने अपना एग्जाम्पल शेयर किया कि आप भी इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे व्हेन यू वर स्मॉल, तो आपको क्या लगता है, क्या रीजंस हो सकते हैं कि इंडिया में आज भी ये जो टॉपिक है एक टैबू की तरह ट्रीट किया जा सकता है? क्यों इतनी अवेयरनेस नहीं है? आई थिंक अवेयरनेस बढ़ रही है फॉर श्योर, बट लोगों को ऐसा लगता है कि ये ना कोई मार्स और प्लूटो वाली बातें हैं जो हमें यूजुअली नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लाइक 10 फिंगर्स है हमारे पास, एक टंग है, 32 टीथ है, तो ये सारे ऑर्गन्स के नाम हम ले सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू आवर जेनाइटल्स या ब्रेस्ट, तो ये सारी चीज़ों के हम नाम नहीं ले सकते। So yes, taboo is there, but awareness is also there, and thanks to social media and we have a beautiful people who are creating awareness on a day-to-day basis. For sure, ma'am, we have people like you on social media जो इतना ज़्यादा इन टॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस हमारी ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। सो मैम, हमने ब्रेस्ट को पूरा अच्छे से कवर किया है। आपने बताया क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कॉजेज़ हैं, एंड क्यों ब्रेस्ट हेल्थ को इम्पॉर्टेंस देना, उसके बारे में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अब हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उनके बस कुछ आंसर्स देने हैं। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, आपकी करियर का सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा रहा है? एक पेशेंट थे मेरे, अभी भी है, उनका नाम है तेजल। मैं अपना फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रही थी, तो उनकी पहली डिलीवरी मैंने करवाई थी। फिर मैं थर्ड ईयर में आ गई, तब तक वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के टाइम ही चाइनीज़ बाहर का खाने की वजह से उनको हेपेटाइटिस ई हो गया, HIV। नाउ HIV इज़ फेटल इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान ही उनको हिपेटिक एनकेफेलोपैथी हो गई, मतलब वो कोमा में चली गई। हाँ, और कॉर्ड प्रोलैप्स होने की वजह से उनको सी सेक्शन करना पड़ा। तो सी सेक्शन हुआ, वो कोमा में चली गई, और मैं नई सीनियर बनी थी तभी। हाँ, तो आई रिमेंबर दैट मैं उनके साथ इतनी ज़्यादा अटैच थी कि हर रोज़ मैं मंदिर जाती थी उनके लिए प्रे करने के लिए। एंड 8-10 दिन कोमा में रहने के बाद उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस गेन की थी। सो आई एम रियली अटैच्ड विथ हर, और वो मेरे को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगा था क्योंकि हेपेटाइटिस ई के ज़्यादातर केसेस में मोर्टालिटी का चांस ज़्यादा होता है।
पर वो सारी चीज़ें, उनका बिलिरुबिन, लिवर एंजाइम्स के रिपोर्ट, सारी चीज़ें ज़्यादा थी, फिर भी वो सारी चीज़ों को मैनेज करके बाहर आए थे, इसलिए। ओके, एंड नाउ शी इज़ फाइन? या, शी इज़ इन टच विथ मी एज वेल। ओके, दैट्स ग्रेट। मैम, दूसरा क्वेश्चन है, अगर एक दिन के लिए आप किसी और प्रोफेशन में जा सकती तो क्या चूज करती? मॉडल। फॉर श्योर, इट विल डेफिनेटली सूट यू। इसके बाद एक मिसकंसेप्शन जो लोग डॉक्टर्स के बारे में रखते हैं कि उनको सिर्फ पैसों में और सी सेक्शन में इंटरेस्ट है, दैट इज नॉट ट्रू यार। ट्रू दैट। एक गायनेकोलॉजिस्ट का बिगेस्ट नाइटमेयर? पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके, क्या एक मिथ है जो आप हमेशा तोड़ना चाहती हैं रिगार्डिंग वुमेन्स हेल्थ? कि वर्जिनिटी होती है, एक सील होता है, वो टूटता है और फिर ब्लीडिंग होता है, अगर नहीं होता है तो आप में कोई खराबी है, आपको कोई परीक्षा देनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें। वर्जिनिटी इज़ नथिंग, इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्ट।